उसने जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया, या फिर उसने जरा सी बात पर हंगामा मचा दिया। यहाँ पर हंगामा खड़ा मत करो, या फिर यहाँ पर हंगामा मत मचाओ। अगर उसे पता चल जाएगा तो वह हंगामा खड़ा कर देगा, या फिर अगर उसे पता चल जाएगा तो वह हंगामा मचा देगा। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है कॉजस सीन, जिसका मतलब होता है हंगामा खड़ा कर देना या फिर हंगामा मचा देना। दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बोला जाता है कॉजस सीन, फिर उसके बाद अदर वर्ड। वैसे एक और बात बता देना चाहूंगा, जो कॉजस सीन है, यहाँ पर जो कॉज है वो एक वर्ब है, वो टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। जैसा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर हंगामा खड़ा मत करो, या फिर यहाँ पर हंगामा मत मचाओ। डोंट कॉज अ सीन हियर। अगर उसे पता चल जाएगा तो वह सबके सामने हंगामा खड़ा कर देगा, या फिर अगर उसे पता चल जाएगा तो वह सबके सामने हंगामा मचा देगा। इफ ही कम्स टू नाउ ही विल कॉज अ सीन इन फ्रंट ऑफ ऑल। उसकी गर्लफ्रेंड ने जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने जरा सी बात पर हंगामा मचा दिया। हिज गर्लफ्रेंड कॉज्ड अ सीन ओवर सच अ ट्राइफल्स। वह बात बात पर हंगामा खड़ा कर देती है। सी कॉजेस अ सीन ऑन एवरी सिंगल मैटर। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर हंगामा खड़ा करूं, या फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर हंगामा मचाऊं? डू यू वॉन्ट मी टू कॉज अ सीन हियर। वह मेरी होने वाली जीवन साथी है। वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। यह मेरी होने वाली पत्नी है। वह मेरे होने वाले ससुर है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है होने वाली, होने वाला, होने वाले। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है वुड बी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है होने वाले, होने वाली, होने वाला। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में वुड बी, फिर उसके बाद में अदर वर्ड। तो गाइस, यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूंगा, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माय, यूअर, आर, दियर एटसेट्रा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह मेरी होने वाली जीवन साथी है। सी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर। सी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर। वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। सी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। सी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। यह मेरी होने वाली पत्नी है। सी इज माई वुड बी सोलमेट। सी इज माई वुड बी सोलमेट। वह मेरे होने वाले ससुर हैं। ही इज माई वुड बी फादर इन लव। ही इज माई वुड बी फादर इन लव। मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ। आई एम यूअर वुड बी सन इन लव। आई एम यूअर वुड बी सन इन लव। वह तुम्हारी होने वाली साली है। सी इज यूअर would be sister in law. She is your would be sister in law. यह तुम्हारा होने वाला ससुराल है। This is your would be in law's house. This is your would be in law's house. गाइस, जब हम भगवान को धन्यवाद देते हुए इस प्रकार के सेंटेंसेस कभी ना कभी बोलते हैं, जैसे कि ऊपर वाले की कृपा से हम सही सलामत घर पहुंच गए, ऊपर वाले की कृपा से वह अभी भी जिंदा है, भगवान की कृपा से हमने घर खरीद लिया। तो गैस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है
ऊपर वाले की कृपा से या फिर भगवान की कृपा से या फिर ईश्वर की कृपा से। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है गाइस। तो चलिए यहाँ पे इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। अगर आप चाहो तो कंप्लीट सेंटेंस पहले बोल सकते हो, उसके बाद में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गोट ए जॉब, या फिर आई गोट ए जॉब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ऊपर वाले की कृपा से हम सही सलामत घर पहुंच गए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी सेफली रीच्ड द हाउस, या फिर वी सेफली रीच्ड द हाउस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से वह अभी भी जिंदा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही स्टिल अलाइव, या फिर ही स्टिल अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से हमने घर खरीद लिया है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव बॉट द हाउस, या फिर वी हैव बॉट द हाउस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ज्यादा भाव मत खाओ। ज्यादा भाव क्यों खा रहे हो? तुम हमेशा ज्यादा भाव खाते हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर के यूज किया जाता है वो है एक्ट सो प्राइसी। इसका मतलब होता है ज्यादा भाव खाना। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में से एक है और इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। तो गाइस चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है एक्ट सो प्राइसी, फिर लास्ट में बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो गाइस एक और बात बता देना चाहूंगा, जो एक्ट है वो मेन वर्ब है, वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज उसकी फॉर्म होती रहेगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही उसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। ज्यादा भाव क्यों खा रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी? उस दिन वह ज्यादा भाव खा रही थी। शी वॉज एक्टिंग सो प्राइसी ऑन दैट डे। अगर तुम ज्यादा भाव खाओगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इफ यू एक्ट सो प्राइसी आई विल गो फ्रॉम हियर। मैं तुम्हारी तरह ज्यादा भाव नहीं खाता। आई डोंट एक्ट सो प्राइसी लाइक यू। वह ज्यादा भाव खाया करती थी। शी यूज्ड टू एक्ट सो प्राइसी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम ज्यादा भाव खा रहे हो? डोंट यू थिंक दैट यू आर एक्टिंग सो प्राइसी टुडे? गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन।